morning student, welcome to online classes conducted by St. James School and College। ये वीडियो कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी व्याकरण का वीडियो है। इसमें आज हम लोग फर्स्ट असेसमेंट का पार्ट 1 भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे। पाठ को समझाने से पहले मैं ये बता दूं कि जो भी मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। इसको आपको किसी कॉपी में नहीं करना है। कॉपी वर्क बाद में करवाया जाएगा तो उसे आप कॉपी में करिएगा। ये यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो अब हम अपने पाठ की ओर आते हैं। फर्स्ट असेसमेंट का पार्ट 1 भाषा और व्याकरण है। तो इसमें पहला क्या है, भाषा। तो पहले हम भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा क्या है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल में जब मनुष्यों की उत्पत्ति हुई तो तब उनकी कोई अपनी भाषा नहीं थी। तो वो अपनी बातों को या अपने भावों को संकेत के द्वारा समझाते थे या इशारों में अपनी बातों को समझाते थे। लेकिन अपनी बात को इशारों में या संकेत के द्वारा समझाना बहुत ही कठिन है। तब क्या हुआ कि वो धीरे धीरे फिर उन्होंने कुछ ध्वनि का उत्पत्ति हुई या कुछ आवाज़ों का प्रयोग किया जिसके द्वारा वो अपनी भाषा को समझाने का प्रयास करते थे। इसी तरह इसी क्रम में फिर वो आगे बढ़ते गए जिसके द्वारा भाषा की उत्पत्ति हुई। फिर वो अपने भावों और विचारों को भाषा के द्वारा समझाने लगे। तो इस तरह भाषा क्या है, भाषा जो है वो अपने विचारों और भावों को आदान प्रदान करने का एक साधन है। अब परिभाषा के रूप में हम इसे समझते हैं। जैसे परिभाषा यहाँ पर दी गई है, बोलकर या लिखकर विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। जब हम बोलकर या लिखकर अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरे के भावों को या विचारों को जब हम बोलकर या लिखकर, जब सामने वाला बोलता है उसके द्वारा सुनकर, या हम बोलकर या लिखकर या पढ़कर हम उसे समझते हैं तो वो क्या है, वो भाषा है। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं कि भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं, भाषा का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है, जब हम अपने विचारों और भावों को बोलकर या सुनकर समझते हैं तो वो मौखिक भाषा है। जैसे मेरे द्वारा अभी पढ़ाया जा रहा है, मैं समझा रही हूँ, बोलकर समझा रही हूँ और आप उसे सुनकर समझ रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा का एक उदाहरण है। इसके अतिरिक्त जैसे भाषण देना, फ़ोन पर बात करना, ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। अगला है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है, जब हम अपने भावों या विचारों को लिखकर या पढ़कर उसे समझते हैं या समझाते हैं तो वो लिखित भाषा कहलाती है। जैसे कहानी लिखना या मोबाइल का आप यूज़ करते हैं, उस पर आप मैसेज जो देते हैं वो लिख कर देते हैं, ये एक लिखित भाषा का उदाहरण है। या मैं यहाँ पर अपनी बातों को बोलने के अलावा मैं लिख कर भी मैंने आपको समझा रही हूँ, तो ये भी एक लिखित भाषा का उदाहरण है। इसके बाद आता है कि भाषाएँ अलग अलग देशों में जो है वो अलग अलग भाषाएँ बोली जाती हैं। विश्व हमारा बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे देश हैं, तो उन देशों में भी अलग अलग भाषाएं हैं। सब देश अपनी अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे कौन कौन सी भाषाएं और देशों में बोली जाती है, जैसे अंग्रेजी है, रूसी है, जर्मन है, अरबी है, फारसी है। अनेक देशों के द्वारा ये भाषाएं प्रयोग की जाती हैं। भारत भी हमारा बहुत बड़ा है, उसमें बहुत से राज्य हैं और सभी राज्यों में अलग अलग भाषाएँ बोली जाती हैं। तो भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि पंजाबी है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल, कश्मीर में कश्मीरी और गुजरात में गुजराती। लेकिन हमारी जो हिंदी भाषा है वो ज़्यादातर राज्यों में बोली जाती है। भारत में जो भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची में भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जैसे कि पंजाबी है, असमिया है, उर्दू है, कश्मीरी है, बोडो है। ये सब भाषाएं हैं जिनको की मान्यता प्राप्त है। आगे हम बढ़ते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था।
14 सितंबर को हमारे देश में, हर देश की एक भाषा होती है, एक मातृभाषा, राष्ट्रभाषा होती है। तो 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसीलिए हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है लिपि। लिपि क्या है? जो भी हम बोलते हैं उसके लिए एक चिन्ह निर्धारित किया गया है, जो भी, तो उन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। तो हर भाषा की एक लिपि है, जैसे कि हिंदी है, हिंदी की लिपि है देवनागरी, संस्कृत की इसी तरह देवनागरी है, और मराठी की, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी। तो ये सब लिपि हैं जिनके जो लिपि, तो इस तरह लिपि क्या है? मौखिक ध्वनियों को जब हम जिन चिन्हों के द्वारा लिख कर प्रकट करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। तो इन जो भी हम मुख से जो ध्वनि निकलती है उनके लिए हम कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। तो जब हम उस चिन्हों को लिखकर स्पष्ट करते हैं तो वो लिपि कहलाता है। जैसे कि मैंने बताया था, हिंदी की देवनागरी, और उर्दू की फारसी है, संस्कृत की देवनागरी है, तो ये सब लिपि है। अगला है व्याकरण। व्याकरण के बारे में मैंने कल थोड़ा सा बताया था कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण हमें शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो अगर हमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं है तो हम भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाषा का हम शुद्ध प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि हम जो भी बोल रहे हैं वो शुद्ध है या अशुद्ध है? तो ये हमें व्याकरण के द्वारा ज्ञान, इसका हमें व्याकरण हमें सिखाता है कि हम शुद्ध वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं। तो इस तरह व्याकरण क्या है? भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम इसे समझते हैं कि मैं खाना खाया। मैं खाना खाया ये एक अशुद्ध वाक्य है, तो इसमें शब्द प्रयोग संबंधी त्रुटि है। तो जब हम व्याकरण का प्रयोग करते हुए इसे शुद्ध करते हैं तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा, मैंने खाना खाया। इसी तरह अगला उदाहरण देते हैं, गाय दूध देता है। गाय क्या है? गाय स्त्रीलिंग शब्द है, देता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? देती है। तो इसमें लिंग संबंधी त्रुटि है, तो इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? गाय दूध देती है। तो ये आपका पाठ है, आप इसको पढ़िए और समझिए। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि मैंने जो भी यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। इसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना है। आपका कॉपी वर्क, जो भी उत्तर पुस्तिका वर्क है, वो बाद में वीडियो के माध्यम से करवाया जाएगा। ठीक है, तो इस पाठ को पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।